कुमार, 5 दिन की रिमांड मिलना जबकि 14 दिन की मांग की गई थी, क्या ये काफी होगा पूछताछ के लिए? बिल्कुल, देखिए 17 तारीख तक ये रिमांड है और मेरे ठीक पीछे जो धूमनगंज थाना है वहां बीती रात को अतीक और अशरफ दोनों लाए गए हैं। आपको बता दें कि अब पूछताछ का दौर शुरू हो चुका है। आज एटीएस भी पूछताछ कर सकती है, यहां तक कि ईडी के एक बड़े अधिकारी की टीम भी प्रयागराज में बैठी हुई है। और जिस तरीके की बात अतीक ने माना है अपने कन्फेशन में, जो कि साबरमती टीम गई थी पुलिस की, उसमें ये जो सामने रखा गया है उसकी बातें, उसमें ये साफ तौर पर है कि लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान के दूसरे आतंकी जो गठबंधन है उनसे कनेक्शन था और उनके हथियार खरीदता है, ऐसा उसके कन्फेशन में है। और इस आधार पर यह पूछताछ होने वाली है। इस मामले में जो कि उमेश पाल मर्डर मामले में तो प्रयागराज पुलिस पूछताछ करेगी, लेकिन एटीएस और साथ साथ ईडी की पूछताछ हो सकती है। एटीएस इसलिए अहम है क्योंकि पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अंडरवर्ल्ड के भी कनेक्शंस इसके सामने आए हैं और इस बार इन 5 दिनों में अतीक अहमद से काफी कुछ पूछा जाएगा। एक तरफ बेटे को एनकाउंटर में मारे जाने का सदमा है उस पर, और उस दौरान जबकि अभी उसकी मिट्टी भी नहीं हुई है, उसके एक दिन पहले दिन का जो इंटेरोगेशन है वो हो रहा होगा। ऐसे में जो अतीक है, अतीक टूटा हुआ अतीक है, ऐसे में एजेंसियों को लगता है कि वो बाकी बहुत कुछ अतीक से निकाल सकती है जो राज उसके पास दफन है। अर्पिता। ठीक है, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि धूमनगंज थाने में ही अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मौजूद है और इसी थाने में उससे पूछताछ शुरू हो गई है। पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है और जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि अन्य एजेंसियां भी पूछताछ कर सकती हैं। ये धूमनगंज थाना जहां पर कल अतीक और उसके भाई अशरफ को लाया गया और इसी थाने में अगले 5 दिन तक पूछताछ जारी रहेगी। 5 दिन की रिमांड पुलिस को मिली है, कोर्ट की तरफ से कल इसकी मंजूरी हुई है। अतीक के आईएसआई कनेक्शन भी सामने आए हैं और अतीक से सवाल क्या किए जा सकते हैं ये आपको दिखा देते हैं। क्या है उसका पाकिस्तानी कनेक्शन, क्या वो आईएसआई के संपर्क में था, किस तरीके से उसका लश्कर के साथ कनेक्शन था, ये सब उन सवालों की लंबी फहरिस्त जो कि अतीक से पूछे जा सकते हैं। अबू सलेम के संपर्क में कैसे आया, कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था अतीक का दायरा, पाकिस्तान से, अबू सलेम से ये तमाम कनेक्शन सामने आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस के अलावा और कौन सी जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर सकती हैं? देखिए, ये जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं, इस कनेक्शन का एक आधार है। साबरमती जेल में जब प्रयागराज पुलिस उनसे पूछताछ करने गई थी तब ये बात सामने आई और जिसे रिमांड रिक्वेस्ट में अदालत के सामने रखा गया है। और उस रिमांड रिक्वेस्ट में इस बात की चर्चा है कि पाकिस्तान के एजेंसियों के साथ संबंध है, खास करके अतीक अहमद जो हथियार है, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान से जो ड्रोन से हथियार पंजाब में गिराए जाते थे, ऐसे हथियारों की खरीद करता था। तो बहुत ही गंभीर और संगीन आरोप लगाए गए हैं। और सबसे अहम जो उस रिमांड रिक्वेस्ट में है वो यही है। इसलिए माना यह जा रहा है कि एटीएस जैसी जो एजेंसी है, जिसकी महारत है टेरर में, जिसकी महारत है भारत और पाकिस्तान के जो संगठन है उनके साथ उनके उद्भेदन में, ऐसे एजेंसियों को की वजह से अब ये पूछताछ आगे बढ़ेगी। एटीएस तो होगी ही, और जैसा मैं बता रहा हूं कि लगातार करीब 8 से 10 जगहों पर ईडी के छापे पड़े हैं 3 दिन पहले, तो ईडी के भी एक बड़ी टीम यहां इस वक्त मौजूद है। तो हो सकता है उनकी पूछताछ हो, लेकिन एटीएस और प्रयागराज पुलिस अलग अलग इससे पूछताछ कर सकती है। और ठीक मेरे पीछे जो धूमनगंज थाना है जहां बैरिकेटिंग है, इसके एक कमरे में दोनों भाई पूछताछ इस वक्त की जा रही है अतीक और उसके भाई अशरफ से। लेकिन इस बीच झांसी से मेरे सहयोगी अरविंद ओझा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देखिए, कल जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद ये डिमांड अतीक की ओर से की गई अरविंद की उसे मिट्टी में शामिल होने दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसे परमिशन नहीं मिली है। कब परिवार के सुपुर्द शव किया जाएगा असद का और कितने बजे उसको दफनाने का कार्यक्रम है?
नहीं, देखिए अभी इस वक्त मैं जो पोस्टमार्टम हाउस है नेहा उसी के बाहर मौजूद हूँ और फिलहाल की अगर बात करें तो जो अतीक के परिवार से जुड़ा कोई भी शख्स यहाँ नहीं पहुंचा है। तो माना यह जा रहा है कि प्रयागराज से जो अतीक के कुछ रिलेटिव हैं वो यहाँ पर आएंगे, जिसके बाद उनके सुपुर्द किया जाएगा और भारी सुरक्षा के बीच ही झांसी से जो प्रयागराज है वहां पर लेकर जाया जाएगा। उसके बाद फिर जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है वो की जाएगी। लेकिन इस दौरान यूपी पुलिस ये पूरी तरह से एहतियात बरतेगी और खुद जो पुलिसकर्मी ये डायरेक्शन है ऊपर से, पुलिसकर्मी वो वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था का सवाल है और किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया जाएगा। ये रणनीति बनाई गई है। तो इसी के तहत जब बॉडी को हैंडओवर किया जाएगा तो उस दौरान यहाँ से पुलिस टीम भी जाएगी प्रयागराज तक और पुलिस की निगरानी में ही ये तमाम जो काम है वो होने हैं। ये जो जानकारी है नेहा अभी मिल रही है। और इसके साथ ही ये कहा जा रहा था कि तमाम एहतियात बरते जाएंगे, क्योंकि जब से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई है वहां पर जाहिर तौर पर मीडिया का तो जमावड़ा है ही, लेकिन इसके साथ साथ इस बात पर भी नजर रखी जा रही कि कहीं ना कहीं असद या फिर उससे जुड़े जो लोग थे वो कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। क्या इस पर कोई जानकारी मिल रही है? क्योंकि अभी भी उसके साथ जो तमाम आरोपी थे उसमें से किसी ने सरेंडर नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल किसी ने सरेंडर नहीं किया है। अगर चाहे गुड्डू मुस्लिम की बात की जाए और दूसरा एक आरोपी साबिर है, वो अभी भी फरार चल रहे हैं। और खुद जो यूपी पुलिस है उसने बकायदा ये कल कहा बयान में कि जो असद है वो भी सरेंडर नहीं कर रहा था और न गुलाम। लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही थी और जो इनाम राशि वो बढ़ाई जा रही थी, कोशिश यही की जा रही थी कि जो आरोपी है वो सरेंडर कर जाए। आप अतीक अहमद की पत्नी को देख लीजिए, शाइस्ता परवीन, 50,000 रुपए का इनाम यूपी पुलिस ने रख दिया है। सरेंडर की एप्लीकेशन उसने जरूर प्रयागराज की कोर्ट में लगाई है, लेकिन अभी तक उसने सरेंडर नहीं किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जो यूपी पुलिस ये दावा कर रही है कि एक भी आरोपी सरेंडर नहीं कर रहा है, पुलिस से वो भागता फिर रहा है, कहीं ना कहीं उस दावों में सच्चाई दिख रही है। हालांकि जो अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन, उसने बिल्कुल अदालत में अर्जी लगाई है कि वो सरेंडर करना चाहती है और अदालत ने कहा है प्रयागराज पुलिस को कि वो रिप्लाई फाइल करे। तो अब ये देखना होगा कि शाइस्ता परवीन सरेंडर करती है या नहीं करती।